गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें जिस टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे वो डीएनए का ही रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हाउ इज डीएनए अंडरगोइंग द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। टुडे वी प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। एक्सपेरिमेंटल proof for semi-conservative experimental proof for semi-conservative mode of DNA replication. Experimental proof for semi-conservative mode of DNA replication. ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। प्रूफ करना है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, दैट ऑल्सो वी हैव स्टडीड। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए इज दैट इट कैन मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। One of the most important properties, okay, of DNA is that it makes copies of itself. One of the most important properties of DNA is that it makes copies of itself. ठीक है, this process is called replication. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन। ठीक है, किसका रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ एंड इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ। नाउ रेप्लिकेशन कब होता है? रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ इंटरफेस। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज, that is synthetic phase of interphase prior to mitosis and also prior to meiosis 1, क्योंकि meiosis 2 के पहले जो इंटरफेस का स्टेज होता है वो या तो बहुत ही शॉर्ट होता है या तो ज्यादातर केस में वो एब्सेंट होता है। एंड व्हेन इट इज एब्सेंट, सो देयर इज नो नीड टू से अबाउट इट, एंड इफ इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन which doesn't have very much biological significance. So that phase of interphase before meiosis 2 is also known as interkinesis. Okay, now okay,
नाउ Delbruck, okay, Delbruck suggested that Delbruck ने कहा कि according to the model of double helical structure of DNA as proposed by Watson and Crick, the DNA can perform any one of the three way of replication. That is, या तो वो कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन करेगा, या सेमी कंजर्वेटिव मोड करेगा, या डिस्पर्सिव मोड करेगा. डेल्बर्ग सजेस्टेड दैट वॉटसन, क्रिक 1953 मॉडल ऑफ डीएनए, Watson Crick 1953 model of DNA could theoretically replicate by any one of the three methods. Any one of the three methods. That is conservative, semi-conservative, and dispersive. ये तीन में से कोई एक तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा. ये सजेशन किसका था? डेलब्रग का. ठीक है. बाद में टेलर एटल, ठीक है, 1957 डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक दैट बोथ क्रोमाटिड ड्यूरिंग प्रोफेज हैव हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू मटेरियल. टेलर एटल, साइंटिस्ट का नाम था. एटल मींस कोवर्कर्स. 1959 या 57 लिख दो. 57 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? डेमोन्स्ट्रेटेड दैट हाफ, ठीक है, दैट बोथ chromatid during prophase, both chromatid during prophase have half old and half new. Both chromatid during prophase have half old and half new material. ठीक है. Which indicates that DNA replication was conservative. और इन्होंने ये कैसे शो किया था? कंजर्वेटिव बाय ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक. किस मैकेनिज्म, किस टेक्निक के थ्रू? ऑटो रेडियोग्राफी. ठीक है. टेलर एटल ने इसको प्रूफ किया, बट एक्सपेरिमेंटली तो उन्होंने प्रूफ नहीं किया. एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने. ओके, यहां तक क्लियर? अब देखो आगे.
देखो क्या किया गया, मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्ट्रॉल Matthew Meselson and Franklin Stahl in 1958. In 1958, performed an experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ? ई कोलाई के साथ, विथ Escherichia coli, ये हो गया जेनस, ये हो गया स्पीसीज, विथ Escherichia coli टू प्रूव दैट, ठीक है। Escherichia coli की ई कोलाई लिख लो, है ना, स्पेलिंग गलत है इसका, ई कोलाई, टू प्रूव दैट DNA रेप्लिकेट, क्या प्रूफ करने के लिए? प्रूव दैट DNA रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, DNA कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिवली एज फॉलोज। फॉलोइंग स्टेप्स को वो फॉलो किया इन हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? सबसे पहले फर्स्ट, दे मीन्स Meselson Stahl grew many generation of E. coli in a medium containing ammonium chloride NH4Cl, in a medium containing ammonium chloride, ठीक है। इसमें से जो नाइट्रोजन है, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन क्या था? N15, दैट इज रेडियो आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। N15 ब्रैकेट में लिखो, N15 क्या है? इज द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया पहला, यानी इन्होंने ई कोलाई सेल को लिया, एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया विच कंटेन एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो N15 है, और इसमें कई जनरेशन तक लगातार ग्रो करवाया। एज अ रिजल्ट बोथ द DNA ऑफ द ई कोलाई इज लेबल्ड विथ N15, ठीक है। क्या हुआ? द रिजल्ट was that N15 was incorporated. N15 was incorporated into the newly N15 was incorporated into the newly synthesized DNA, ठीक है। N15 was incorporated into the newly synthesized DNA। अब सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा, ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, इस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश किया जाएगा, अलग किया जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय centrifugation, in a
cesium chloride CSCl by centrifugation in a cesium chloride density gradient this heavy, ठीक है, this heavy DNA molecule, ठीक है, could be distinguished from the normal DNA, ठीक है। अब रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों डीएनए का स्ट्रैंड N15 से लेबल्ड हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ, जो हेवी डीएनए मॉलिक्यूल है वो इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें N15 मीडियम में डीएनए को लगातार कई जनरेशन तक इकोलाई का ग्रो करवाया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन लेंगे, दैट इज N14, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या होगा, देन दे ट्रांसफर द सेल, जो इकोलाई सेल जिसका दोनों डीएनए N15 से लेबल्ड था, अब उसको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे मीडियम में। ट्रांसफर द सेल into a medium with normal NH4Cl। नॉर्मल मतलब नाइट्रोजन का क्या होगा, N14, नॉर्मल Cl, एंड took the sample, ठीक है। Then they transferred the E. coli cell into a medium with normal ammonium chloride solution, जहां पे नाइट्रोजन क्या है, N14, and took the sample at various time interval, और सैंपल को various time interval में लिया जाएगा। Took the sample at various time interval as the cell मल्टीप्लाई, जितना बार सेल मल्टीप्लाई करेगा। देखो क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल है तो एवरी 20 मिनट्स में ये नया डॉटर सेल देगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन टाइम है 20 मिनट्स, तो हर 20 मिनट्स के बाद इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम 80 मिनट्स तक इसको ऑब्जर्व किया गया था, है ना, यानी 4 बार नया वो। तो क्या हो गया, अब देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द एक्सट्रैक्टेड डीएनए हर 20 मिनट के बाद डीएनए को ऑब्जर्व किया जाएगा, उस डीएनए को अलग किया जाएगा मीडियम से, दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्टेड डीएनए, वेयर सेंट्रीफ्यूज। एक्सट्रैक्टेड डीएनए को क्या किया जाएगा, वेयर सेंट्रीफ्यूज, सेम इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट एंड मेजर्ड, और उसको नापा जाएगा, एंड मेजर्ड टू गेट देयर डेंसिटी, ठीक है। ये हो गया थर्ड। अब आ जाओ फोर्थ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द डीएनए एक्सट्रैक्टेड। अब हम इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। हमने यहां क्या कहा कि डीएनए को, ई कोलाई वाले डीएनए को जिसका दोनों डीएनए N15 से लेवल था, उसको एक दूसरे नए मीडियम में ट्रांसफर किया गया जिसमें नॉर्मल NH4Cl था, ठीक है। अब उस सैंपल को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यहां बोल सकते हो हर 20 मिनट्स के बाद लगातार डीएनए से लिया गया,
और देखा गया कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब वो कैसे हुआ देखो। द डीएनए extracted from the culture. The DNA extracted from the culture after one generation. After the DNA extracted from the culture after one generation of transfer from the culture after one generation of transfer from N15 medium to N14 medium। बोला जा रहा है कि जैसे ही या फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया, N14 मीडियम में उस बैक्टीरियल सेल को, इकोलाई बैक्टीरियल सेल को ट्रांसफर किया गया जो ऑलरेडी N15 में डाला हुआ था, और उसको तब तक का जनरेशन तक N15 मीडियम में मल्टीप्लाई करने दिया गया जब तक उसका दोनों स्ट्रैंड, व्हेन इट्स बोथ स्ट्रैंड आर लेबल्ड विद N15। तो बोला गया द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर वन जनरेशन, दैट इज ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम N15 मीडियम टू N14 मीडियम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स। बताए थे ना, एक बैक्टीरिया 20 मिनट के बाद जनरेट करता है 20 मिनट्स। ई कोलाई डिवाइड्स every 20 minutes, every 20 minutes। अब सोड एंड, ठीक है, इंटरमीडिएट, सोड एंड इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी, इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी। ये क्या शो कर रहा है, इंटरमीडिएट हाइब्रिड डेंसिटी। इंटरमीडिएट मतलब हाफ स्टैंड लेवल विथ N15 एंड हाफ स्टैंड लेवल विथ N14। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, फिफ्थ में आओ। द डीएनए एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द कल्चर, द डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन के बाद। 2 जनरेशन का मतलब दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स, दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स सोड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। सोड इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए। लाइट डीएनए का मतलब दोनों स्ट्रैंड N14 से लेबल्ड होगा, एंड हाइब्रिड डीएनए मतलब एक स्ट्रैंड N14, दूसरा स्ट्रैंड N15। इसमें दोनों स्ट्रैंड अलग अलग लेबल्ड है वो हाइब्रिड, जिसमें दोनों स्ट्रैंड सेम नाइट्रोजन से लेबल्ड है, यहां पे N14 से होगा, वो हो गया लाइट डीएनए। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड जनरेशन। ठीक है, व्हेन allowed to grow for 80 मिनट्स। मतलब देखो 40 के बाद 80 आया मतलब 60 गायब है, ऐसा नहीं। 40 के बाद 60 आया तो लाइट डीएनए का परसेंटेज बढ़ा, हाइब्रिड का डीएनए घटा।
फिर फाइनली वो क्या देखा, टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स। क्या हुआ, इट शोज या इट शोड मोर अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए। ज्यादा अमाउंट में क्या शो किया, लाइट डीएनए, बट द हाइब्रिड डीएनए, but the hybrid DNA still maintain itself. बोला जा रहा है कि when allowed to grow for 80 minutes, it show more amount of light DNA, but the hybrid DNA still maintain itself. लाइट डीएनए का परसेंटेज लगातार बढ़ा, दैट इज ट्रू, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट स्टिल द हाइब्रिड डीएनए स्टिल मेंटेन इट, एंड व्हेन द हाइब्रिड डीएनए स्टिल मेंटेन इट, दैट इज हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज न्यू, इट प्रूव्स दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। और हमने ये देखा भी कि दैट आफ्टर 20 मिनट्स द इनिशियल डीएनए इज हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू, सो इट ऑल्सो स्टार्ट्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। सेम तरह का एक्सपेरिमेंट टेलर और कलिग्स ने 1958 में किया था वीसिया फैबा में। ठीक है, देख सिमिलर experiment, okay, was performed by, similar experiment was performed by Taylor et al. Taylor et al. या लिख देते हैं टेलर एंड कलीग्स। कब? इन 1958। किसमें? ऑन वीसिया फैबा, ऑन वीसिया फैबा। ठीक है, ऑन वीसिया फैबा यूजिंग radioactive thymidine, on Vicia faba using radioactive thymidine। वहां पे यूज किया गया था रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन, यहां पे रेडियोएक्टिव थाइमिडीन टू डिटेक्ट distribution of newly synthesized DNA in chromosome। ठीक है, to prove that DNA in chromosome, क्या प्रूफ करना है? To prove that DNA in chromosome also replicate सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, बोला गया सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया टेलर एंड कलीग्स के द्वारा 1958 में वीसिया फैबा में, जिसमें एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में, ठीक है, वीसिया फैबा था, और उसमें वीसिया फैबा को लेवल करने के लिए क्या यूज किया गया? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। क्या डिटेक्ट करने के लिए? ये टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये पता लगाने के लिए जो रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है, वो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, उसमें कैसे
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ताकि वो ये प्रूफ कर सके, क्या प्रूफ कर सके, दैट डीएनए इन अ क्रोमोसोम ऑल्सो रेप्लिकेट एंड हाउ इट्स रेप्लिकेट, सेमी कंजर्वेटिवली. सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. ओके, अब इसको हम थ्रू डायग्राम भी एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए आप लोगों का. ठीक है, देखो जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए जो है बोथ आर लेबल्ड विथ N50. ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेप व्हेन द E. coli cell is put in a medium containing ammonium chloride solution, and in ammonium chloride solution the nitrogen part contain heavy isotope of nitrogen, that is N50. अब इसको क्या किया गया, इसको एक नए एमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला गया जिसमें नाइट्रोजन था, नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और इसको 20 मिनट्स के बाद, आफ्टर 20 मिनट्स इसको ऑब्जर्व किया गया. क्या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, हाफ N14 है एंड हाफ N15 है. ठीक है, इस तरह के स्ट्रैंड को कहा गया हाइब्रिड डीएनए. क्या कहा गया, हाइब्रिड डीएनए. अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, कि आफ्टर 40 मिनट्स 40 मिनट्स में इस तरह का दो स्ट्रैंड आया, दोनों हाइब्रिड था. 40 मिनट्स के बाद क्या हुआ कि फिर से जब रेप्लिकेट करने दिया गया, ठीक है, ये हो गया N15 और ये दोनों हो गया N40. ठीक है, तो ये सा स्ट्रैंड ये हो गया हाइब्रिड डीएनए, और ये क्या हो गया, लाइट डीएनए. ठीक है, अभी ये दोनों कितना है, 50%. जब इसको फिर से दोबारा 60 मिनट्स के बाद देखा गया, ठीक है, हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, अब जो हाइब्रिड डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए उसका परसेंटेज हो गया 25. ठीक है, और जो लाइट डीएनए है, ये जिसमें दोनों डीएनए लेबल्ड है N14 से, लाइट डीएनए, इसका परसेंटेज हो गया 75. और फाइनली जब उन्होंने इसको देखा आफ्टर 80 मिनट्स, तो जो हाइब्रिड डीएनए है इसका परसेंटेज हो गया 87.5%, और जो लाइट डीएनए है 12.5%. तो हाइब्रिड डीएनए जो है, ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, तुम लोग गलत देख के बोलता नहीं है ना, खाली यस सर. 87.5 और हाइब्रिड डीएनए हो गया 12.5%. तो देखो लाइट डीएनए का परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, दैट इज ट्रू, बट लाइट डीएनए के साथ हाइब्रिड डीएनए भी अपने आप को मेंटेन कर रहा है. And this hybrid DNA is a representative of semi-conservative form of DNA, which proves that DNA replication is semi-conservative mode. If you start तो इसका semi-conservative ही हुआ था, नहीं तो ये दोनों स्ट्रैंड हाइब्रिड डीएनए आता ही नहीं. एक और स्ट्रैंड भी यहाँ तुम बना सकते हो, हम एक ही में काम चला लिए. ठीक है, इसमें वही होगा N14 दोनों स्ट्रैंड ही हाइब्रिड था. ठीक है, लेकिन 40 मिनट्स के बाद लगातार ये चेंज हुआ.
ये होगी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए थ्रू डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि डीएनए और आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जबकि आरएनए में ऐसा केस नहीं है। ऐसा क्यों? ठीक है, इसको मिटा देते हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये टॉपिक समझ आ गया। तो ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये प्रूफ कर दिया कि दैट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।